पिछले एपिसोड में आपने देखा गुरु ईस्टनेदर आइल की शासक और यनियन की दादी सेवन ब्लड आइज आ गई थी। सर ब्लिट्जमेल्टर खुद उसे प्राप्त करने के लिए बाहर गया था। यनियन को जेल से रिहा कर दिया गया था और उसने कहा कि वह ज़ू किंग से शादी करना चाहती है। रिवियर्ड एंशिएंट से पहली बार कल्टिवेटर्स आए, सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी की 3 यंग लेडीज। ज़ू किंग नाइट डेव के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रख रहा था और अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाने के करीब था। अब आगे ज़ू किंग को उसी क्षण पता चला जब गुरु ईस्टनेदर आई। वह हाबर 176 नहीं आए, लेकिन नाइट डेव दमन के दौरान सभी वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स पर उसके अधिकार के कारण उसे तुरंत सूचित किया गया। नाइट डेव ऑपरेशन ने उस तनाव को कम कर दिया था जो ज़ू किंग और अन्य 6 डिविजन्स के बीच उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वह पहले अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था। आखिर हर गिरफ्तारी के लिए श्रेय दिया जाता था और हर नाइट डेव ऑपरेटिव को पकड़ने से स्पिरिट स्टोन्स की अच्छी खासी रकम आती थी। इससे अधिक प्रासंगिक ये था कि अन्य वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स के डायरेक्टर सभी ज़ू किंग के नेतृत्व का पालन करने को तैयार थे। अगर वे नहीं होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ज़ू किंग कितनी युद्ध क्षमता या प्रतिष्ठा रखता था। अगर वे उसे सम्मान नहीं देना चाहते थे तो ऐसा करने के कई तरीके थे। आखिर वे उसके ऋणी नहीं थे। सच है, ज़ू किंग एशेलॉन में था, लेकिन अतीत में ऐसी स्थितियां थीं जिनमें एशेलॉन कल्टिवेटर्स रहस्यमय तरीके से मर गए थे और अन्य डायरेक्टर्स सभी वे लोग थे जिन्होंने खून के समुद्र के माध्यम से नीचे से संघर्ष किया था। वे बुद्धिमान लोग थे जिनके पास कई संसाधन थे, लेकिन जब तक लाभ शामिल था हर कोई दोस्त बनने में खुश था। और इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ज़ू किंग को तुरंत विकास की सूचना दी गई। जब ज़ू किंग को खबर मिली उसकी सुरक्षा बढ़ गई। हालांकि उसने पहले ही स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया था और सभी सावधानी के उपाय किए थे, इसलिए उसकी डे की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस बीच सर ब्लिट्जमेल्टर ने गुरु ईस्टनेदर को फोर्थ पीक पर आमंत्रित किया था। सर ब्लिट्जमेल्टर ने फोर्थ पीक पर शुरुआत की थी और जब वह सेक्ट में होता था तो आमतौर पर वही रहता था। अपने अटेंडेंट्स को विदा करने के बाद वे दोनों महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने लगे। जब वह समाप्त हो गया, गुरु ईस्टनेदर ने कहा, मैंने सुना मेरी पोती ने यहाँ 7 ब्लड आइज में एक नया दोस्त बनाया, ज़ू किंग नाम का कोई। यह ज़ू किंग वास्तव में एक अच्छा बच्चा लगता है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपहार लाई हूँ। एक मुस्कान ने गुरु ईस्टनेदर के झुर्रीदार चेहरे को ढक लिया, जैसे उसने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे सर ब्लिट्जमेल्टर की तरफ बढ़ाया। सर ब्लिट्जमेल्टर ने जोर से हंसा और ये दिखावा करने की कोशिश भी नहीं की कि वह नहीं जानता था ये किस बारे में था। उनकी कल्टिवेशन बेसिस के अत्यंत उच्च स्तर को देखते हुए सर ब्लिट्जमेल्टर और गुरु ईस्टनेदर जैसे लोग मामलों को बहुत चतुराई से संभालते थे। उदाहरण के लिए विचाराधीन मामले में गुरु ईस्टनेदर को खुले तौर पर किसी भी प्रकार का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने बस एक उपहार दिया और यह उसके रुख को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हंसते रहते हुए सर ब्लिट्जमेल्टर ने उपहार स्वीकार कर लिया और उसे दूर रख दिया। ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसने इसके साथ क्या किया। वे दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे जब तक हवा की सीटी जैसी आवाज नहीं सुनाई दी। यनियन, जिसे अभी अभी जेल से रिहा किया गया था, कमरे में घुस गई। उसे जो भी चोटें लगी थी वे सब ठीक हो गई थी और वह पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। असल में जब उसने अपनी दादी को देखा उसकी आंखें चमक उठी और वह उसकी बांह को गले लगाने के लिए दौड़ी। थोड़ा मुंह बनाते हुए उसने कहा, दादी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब गुरु ईस्टनेदर ने देखा कि उसकी पोती ठीक लग रही थी, वह धीरे से मुस्कुराई। हालांकि वह खुश थी कि उसकी पोती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वह इस बात से दुखी थी कि उसने कैसे कष्ट सहे थे और निश्चित रूप से वह ज़ू किंग से बहुत प्रसन्न नहीं थी। यनियन के बालों को सहलाते हुए उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाती, यनियन बीच में कूद गई। दादी, मैं ज़ू किंग से शादी करना चाहती हूँ। गुरु ईस्टनेदर स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी।
वह जानती थी कि उसकी पोती अजीब थी, लेकिन उसे अचानक ऐसा कुछ कहते सुनना सब कुछ और भी अधिक आश्चर्यजनक स्तर की अजीबता पर ले गया। सर ब्लिट्जमेल्टर भी इसी तरह स्तब्ध था, यहाँ तक कि वह भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ऐसा कुछ होगा। वह जानता था कि उसकी पुरानी दोस्त की एक असामान्य पोती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि ज़ुकिंग द्वारा उस पोती को पीटने और उसे कई महीनों तक कैद करने के बाद वह रिहा होने पर ऐसा कुछ कहेगी। बहुत गंभीर दिखते हुए यनियन ने गुरु ईस्टनेदर की बाह हिलाए और कहा, वह पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे लिए एक अच्छा मैच है, दादी। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। यह अपमानजनक है, गुरु ईस्टनेदर ने गुस्से से कहा। अपने बड़ों के सामने इतने बदतमीजी से मत बर्ताव करो। यनियन स्पष्ट रूप से ढीली पड़ गई। गुरु ईस्टनेदर के कठोर शब्दों के बावजूद वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी। सर ब्लिट्जमेल्टर की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, साथ ही ब्लिट्जमेल्टर, अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरे लिए इस बच्चे ज़ुकिंग से मिलने की व्यवस्था करने में कोई आपत्ति करोगे? सर ब्लिट्जमेल्टर थोड़ी देर हिचकिचाया। ये पूरी बात बहुत विचित्र थी। हालांकि अगर गुरु ईस्टनेदर वास्तव में एक शादी की व्यवस्था करना चाहती थी तो यह वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती थी। जोर से हंसते हुए उसने अपनी सहमति दी, हालांकि वह इसके बारे में किसी विशिष्ट विवरण में नहीं गया। ये कहना मुश्किल था कि अफवाहें कैसे फैलने लगी, लेकिन एक देश से भी कम समय में सेक्ट में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। डिंग ज़ू की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी, वह क्रोधित थी। दूसरी तरफ चाओ जोंगेंग बहुत प्रसन्न था। सेकेंड पीक पर कुमुकिंग अपने मैंशन ग्रोटो में कुछ गोलियां बना रही थी। जब उसने खबर सुनी उसने कई पिल भट्टियां विस्फोटित कर दी। जहां तक ज़ुकिंग की बात थी, जब अफवाहें उस तक पहुंची उसने भौहें चढ़ाई कि यह कितना बेतुका लग रहा था। जहां तक उसका सवाल था, रोमांस कल्टिवेशन से समय निकालता था। इसके अलावा इससे कोई लाभ नहीं होता था। जब वह छोटा था उसके एक विद्वान शिक्षक ने थोड़ा समझाया था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच चीजें कैसे काम करती थीं। लेकिन ज़ुकिंग ने कभी इसका अनुभव नहीं किया था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह कैसा लगता था। वह हमेशा अकेला रहता था, चाहे वह झुग्गियों में हो या स्कैवेंजर बेस कैंप में। पूरी तरह से हास्यास्पद उसने बुदबुदाया। अगले कुछ दिनों के दौरान उसने यनियन से मिलने के कई अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। अभी उसके पास विश बॉक्सेस चिंता करने के लिए थे, साथ ही नाइट डेव ऑपरेशन। समय कीमती था और वह अप्रासंगिक मामलों से निपटने के मूड में नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेवन ब्लड आइज के बंदरगाह में अधिक से अधिक नॉन ह्यूमन दूत और सहयोगी आते गए। सेक्ट पहले से कहीं अधिक शोर और उत्साह से गुलजार था। फिर पहली बार प्रोवियर एंशंट के कल्टिवेटर्स आए। उनमें से 3 थे, सभी यंग लेडीज हरे गाउन्स में, जिनके चेहरों पर घूंघट थे। वे आकर्षक थीं। उनके चारों ओर एक हल्की धुंध थी जो स्पष्ट रूप से एक शानदार तकनीक थी, जो सेवन ब्लड आइज कल्टिवेटर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी तकनीक से अलग थी। उनके लंबे गाउन्स पर अमर पहाड़ों की कड़ाई थी और उनकी चोटियों के बीच बहते बादलों में दाव अनुनाद लग रहा था। उसी के कारण ये यंग लेडीज अस्तित्व के एक उच्च स्तर पर मौजूद लग रही थी। विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि उनमें बहुत कम मुटजन था। ये पूरी तरह से कमी नहीं थी, लेकिन उनके मुटजन स्तर इतने कम थे कि जब तक आप उनकी सावधानीपूर्वक जांच नहीं करते आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। उस सब ने सेवन ब्लड आइज डिसाइपल्स से बहुत ध्यान आकर्षित किया। लगातार कई वर्षों तक रिवियर्ड एंशिएंट से कोई सेवन ब्लड आइज नहीं आया था। यहाँ के डिसाइपल्स के लिए मुख्य भूमि एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान थी, और कई लोगों ने स्वचालित रूप से मान लिया कि वहाँ के कल्टिवेटर्स उच्च स्तर पर थे। कुछ मायनों में ये सच था, चाहे वह उनकी स्पिरिट ऑरा हो, उनकी तकनीकें, दुनिया की उनकी धारणा या उनकी मूल शिक्षाएं और सिद्धांत। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड के लोग आमतौर पर सेवन ब्लड आइज के लोगों की तुलना में एक अलग स्तर पर थे और एक बड़े अंतर से। परिणाम स्वरूप ये केवल स्वाभाविक था कि वहाँ के कल्टिवेटर्स बेहतर लगेंगे। इससे भी अधिक, ये 3 महिला कल्टिवेटर्स न केवल अलौकिक दिखती थी, वे एक सुगंधित सुगंध भी उत्सर्जित करती थी जो उन्हें अपार्थिव बनाती थी। उनके पास आश्चर्यजनक कल्टिवेशन बेसर्स भी थे।
तीनों के समूह में से दो ने लगभग 100 धर्म एपर्चर्स खोले थे, जिससे वे 4 लाइफ फ्लेम्स होने की कगार पर थीं। दूसरी समूह की वरिष्ठ थी और उसने 120 चकाचौंध धर्म एपर्चर्स खोले थे। यहाँ तक कि जब वह प्रोफाउंड रेडिएंट स्टेट में नहीं थी, उसकी उपस्थिति में कोई भी ऐसा महसूस करता था जैसे वे एक जलते हुए सितारे के सामने थे। तीनों यंग लेडीज उज्ज्वल मून्स की तरह थीं, जिन्होंने अन्य स्वर्गीय निकायों को तुलना में मंद बना दिया। लगभग तुरंत वे 7 ब्लड आइज की चर्चा का विषय बन गईं। ज़ू किंग उनके बारे में विवरण जानता था, उन फाइलों के लिए धन्यवाद जिन तक उसकी पहुंच थी, हालांकि उसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। वह जो जानता था वह ये था कि तीनों यंग लेडीज रिवियर्ड एंशिएंट के एक संगठन से चोजन डिसाइपल्स थीं, जिसे सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी कहा जाता था। इस समय के आसपास सेक्ट ने अचानक सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल्स को रिवियर्ड एंशिएंट के बारे में कुछ पहले की गुप्त जानकारी के विवरण भेजे। आमतौर पर सेक्ट इस जानकारी को आकस्मिक रूप से प्रकट नहीं करता था और इस प्रकार अधिकांश डिसाइपल्स रिवियर्ड एंशिएंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन यह विचार करते हुए कि वहां के लोग अब सेक्ट में दिखाई दे रहे थे, विवरण प्रकट करना आवश्यक था। अब तक मुख्य भूमि के संबंध में गोपनीयता का पर्दा हट रहा था। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड एक विशाल स्थान था जो आमतौर पर बड़े क्षेत्रों में विभाजित था। एक क्षेत्र को काउंटियों में विभाजित किया गया था और काउंटियों को प्रांतों में विभाजित किया गया था। मुख्य भूमि पर अनगिनत प्रजातियां और हर तरह की अन्य अजीब चीजें थीं। यह इतना बड़ा था कि कोई भी मानव कभी भी पूरे महाद्वीप में नहीं चल सकता था। असल में इसका आकार कल्पना को धता बताता था। मानव प्रजाति की उत्पत्ति विशाल रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड की गहराई में हुई थी, एक ऐसे स्थान पर जो फोरबिडन सी में 7 ब्लड आइज से अतुलनीय रूप से दूर था। ये वही स्थान था जहां अंतिम मानव एंशिएंट एम्परर ने एक शाही राजधानी स्थापित की थी। इसके कारण मनुष्य इसे एक पवित्र भूमि मानते थे। उस एंशिएंट एम्परर को डार्क सेरेनिटी कहा जाता था। उसने उस युग के दौरान अन्य सभी प्रजातियों को जीत लिया था जिसमें वह रहता था, रिवियर्ड एंशिएंट को एकीकृत किया था और अपनी शाही राजधानी से फोरबिडन सी तक एक सड़क स्थापित की थी। वह सड़क किनारे तक अपने रास्ते पर 27 क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। उन दिनों इसे डार्क सेरेनिटीज इंपीरियल हाईवे कहा जाता था। हालांकि जैसे जैसे युग आते और जाते रहे, ये बाद में डार्क सेरेनिटीज एंशिएंट रोड के रूप में जाना जाने लगा। बाद में मानव प्रजाति का पतन हो गया और अनगिनत अन्य प्रजातियां प्रमुखता में आ गईं। साथ ही अनगिनत निषिद्ध क्षेत्र बन गए थे। उसी के कारण मनुष्य अब उतने शानदार नहीं थे जितने वे कभी हुआ करते थे और उन्होंने अपने द्वारा एक बार स्वामित्व वाले अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया था। लेकिन उन्होंने अभी भी उस प्राचीन सड़क को बनाए रखा। इसके अलावा अन्य प्रजातियां बढ़ी और सड़क के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया। वर्षों से प्राचीन सड़क 7 मानव काउंटियों का घर बन गई। उन काउंटियों के भीतर मानव सेक्ट और संगठन उठे और गिरे। हालांकि मनुष्यों की समग्र शक्ति और ताकत बिगड़ गई, 7 काउंटियों और शाही शहर ने मनुष्यों को रिवियर्ड एंशिएंट पर शीर्ष प्रजातियों में से एक बना दिया। जहां तक 7 काउंटियों की बात थी, वे सभी अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद थीं। 7वीं काउंटी ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया जहां प्राचीन सड़क फोरबिडन सी तक पहुंची थी और यह हॉलिटाइड रीजन में थी। इसे सी सीलिंग काउंटी कहा जाता था। इसे एक काउंटी कहा जाता था, लेकिन वास्तविकता में ये पूरे 7 ब्लड आइज से कहीं अधिक शानदार था। इसमें 5 प्रांत थे जिनमें से प्रत्येक साउथ फीनिक्स के पूरे महाद्वीप से 10 गुना बड़ा था। सी सीलिंग काउंटी के भीतर फोरबिडन सी के सबसे करीब का प्रांत एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर कहलाता था। कहानियों के अनुसार एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी के समुद्र में जाने के बाद अपने दाव की पुष्टि करने के लिए वह रिवियर्ड एंशिएंट को जीतने के लिए लौटा और उसी स्थान पर भूमि पर पहुंचा। यही प्रांत के नाम की उत्पत्ति थी और यह आज भी उपयोग किया जाता था। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर शक्तिशाली संगठनों से भरा हुआ था जो एक दूसरे को संतुलित करते थे। प्रांत में नॉन ह्यूमंस भी थे जिन्होंने शिविर और शहर स्थापित किए थे। वर्षों में अनगिनत युद्धों और संधियों के बाद 6 शक्तिशाली समूह शीर्ष पर पहुंचे। वे थे कई छोटे सेक्ट और समूहों का एक संग्रह जिसमें 7 सेक्ट प्रभारी थे।
यह एक विशाल राक्षस संगठन था जिसे 7 सेक्ट कोलिशन के नाम से जाना जाता था। चर्च ऑफ डिपार्चर भी एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में मौजूद था। वे एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी का सम्मान करते थे और हर तरह की पागल प्लान्स को अंजाम देते थे। दाओस्ट राइट ऑफ डिपार्चर के लिए बलिदान करने के लिए चारों ओर खून बहाते थे। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के मूल निवासी कल्टिवेटर्स के पास एक गुप्त लेगेसी थी जो अनिवार्य रूप से प्रांत का दाव था। वे थे सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी। चौथा समूह ग्रूज इकट्ठा करने पर केंद्रित था। वे उन्हें मांस के रूप में भोजन और सोल्स के रूप में पे देते थे। वे एक दुष्ट समूह थे जो अन्य सभी कल्टिवेटर्स के दिलों में निराशा पैदा करने के लिए जाने जाते थे। वे 137 मानव शहरों को नियंत्रित करते थे जो सभी शवों और सड़ते मांस से अटे पड़े थे। दुर्भाग्य से अन्य समूहों में से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वे थे 3 स्पिरिट्स दाओ सप्रेसिंग माउंटेन। 5वां समूह खुद को सर्वोच्च मानता था। उनका पूरा संगठन एक रेलिक के चारों ओर केंद्रित था जो कई युगों से पारित किया गया था। उनके संगठन का नाम उसी रेलिक के नाम के समान था जिसका वे सम्मान करते थे, सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाई पिलर। माना जाता था कि सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाई पिलर इतना ऊंचा था कि यह बादलों को भेदता था और कोई नहीं जानता था कि इसकी ऊंचाई की पूरी सीमा क्या थी। छठा और अंतिम समूह 300,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाता था जो एक दुष्ट भूत जैसा दिखता था। वह एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के बीच में क्रॉस लेग बैठा था, कवच का एक सूट पहने हुए और अपने हाथों में एक विशाल ब्लेड पकड़े हुए था। उसके प्रत्येक कंधे पर एक दुनिया टिकी थी जो उसे प्राचीन काल के देवता जैसा बना रही थी। उसके कंधों पर 2 दुनियाएं छठा और अंतिम समूह थीं। उन्हें साउथ टॉर गोस्ट माउंटेन कहा जाता था। जिस दुष्ट देवता के कंधों पर वे टिके थे उसे साउथ टॉर गोस्ट एम्परर कहा जाता था। इन समूहों के अलावा कई नॉन ह्यूमंस थे, साथ ही बहुत सारे निषिद्ध क्षेत्र थे, साथ ही 2 निषिद्ध स्थान थे जिन्हें नियंत्रण में रखा गया था लेकिन सालाना आधार पर लगातार विस्तार कर रहे थे। 7 ब्लड आइज के सभी डिसाइपल्स रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड के बारे में नई जानकारी से स्तब्ध थे। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों को ढकने वाला एक पर्दा हटा दिया गया था, उनके दिमाग का विस्तार कर रहा था और दुनिया को उनके लिए खोल रहा था। यह सू किंग के साथ भी ऐसा ही था, हालांकि उसके लिए इससे भी अधिक कुछ था। ये तथ्य कि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई थी इसके गहरे निहितार्थ थे। जू किंग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सेक्ट डिसाइपल्स को आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा था। जाहिर है वह अकेला नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स एक जार में जहरीले कीड़ों की तरह थे और परिणामस्वरूप सभी के समान सहज ज्ञान थे। सच्चाई ये थी कि वह बिल्कुल सही था। विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के 5 समूहों के केवल सामान्य विवरण थे जबकि एक समूह के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी थी और वह समूह था 7 सेक्ट कोलिशन। 7 सेक्ट कोलिशन वास्तव में 137 अन्य स्तों से बना एक मिश्रित संगठन था। उनमें से कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे और उनमें से 7 थे जो समूह के नेता थे। यही 7 सेक्ट कोलिशन नाम की उत्पत्ति थी। उन 7 समूहों के सर्वोच्च शासन करने का एक कारण ये था कि उनके उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स के पास अद्भुत युद्ध क्षमता थी। उनके पास मजबूत मध्य स्तरीय कल्टिवेटर्स का एक ठोस समूह था और उनके निम्न स्तरीय कल्टिवेटर्स असंख्य थे। हालांकि एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण था और वह था गठबंधन बनाने वाले 137 स्तों में से वे एकमात्र थे जिनके पास टैबू ट्रेजर्स थे। साधारण मैजिकल ट्रेजर बहुत आम नहीं थे, यहाँ तक कि रिवियर एंशिएंट में भी नहीं। उनमें से प्रत्येक को हेवन एंड अर्थ को हिलाने वाला और पृथ्वी को तोड़ने वाला माना जा सकता था, भूतों और देवताओं की समझ से परे। हालांकि उनका उपयोग केवल कम ही किया जा सकता था क्योंकि प्रत्येक उपयोग से यह एक निश्चित सीमा तक मुतजन से दूषित हो जाएगा और अगर बहुत अधिक बार उपयोग किया जाता तो वे क्रिपल ट्रेजर्स बन जाते थे। परिणामस्वरूप जिस किसी के पास भी मैजिकल ट्रेजर होता था उसे इस बात का ध्यान रखना होता था कि इसका कितनी बार उपयोग किया जाता था और साथ ही प्रदूषित करने वाले मुतजन को साफ करने के प्रयास में लगातार इसका रखरखाव करना होता था। जहां तक टैबू ट्रेजर्स की बात थी,
यह एक शब्द था जो मैजिकल ट्रेजर पर लागू होता था, जो विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। वे साधारण मैजिकल ट्रेजर की तुलना में बहुत दुर्लभ थे और इतने शक्तिशाली थे कि उनमें से एक में भी एक पूरे सेक्ट को नष्ट करने की क्षमता थी। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में केवल वे समूह जिनके पास किसी अन्य सेक्ट को मिटा देने में सक्षम मैजिकल ट्रेजर था, नेतृत्व की स्थिति में होने के योग्य होंगे। टाबू मैजिकल ट्रेजर ही थे जिससे 7 सेक्ट प्रमुखता में आए और यही था जिससे उन्होंने युद्ध क्षमता के एक शीर्ष स्तर की कमान संभाली। इसके अलावा यही था जिससे 7 सेक्ट कोएलिशन एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के 6 सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक बन गया। टाबू मैजिकल ट्रेजर के साथ 7 सेक्ट कोएलिशन के पास डाउस्ट राइट ऑफ डिपार्चर या सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के मूल एसेंस को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। वह क्षमता रैंकिंग से भी संबंधित थी। 7 सेक्ट कोएलिशन में 7 सबसे मजबूत सेक्ट थे: सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, स्पिरिट ग्लोम वैली, हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स, लुनिसोला डाओ पैलेस, हेवन फेट पवेलियन, हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट और डार्क सेरेनिटी सेक्ट। लगभग तुरंत ये जानकारी 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स के बीच सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी की 3 महिला कल्टिवेटर्स की तुलना में अधिक गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गई। ज़ांग सन ने यहाँ तक कि ज़ूकिंग के साथ वॉइस मैसेज के माध्यम से इसके बारे में एक लंबी चर्चा की। हालांकि ज़ूकिंग इस विषय में बहुत रुचि नहीं रखता था। उसका ध्यान वर्तमान में अपने विश बॉक्सेस को खोलने की प्रक्रिया पर केंद्रित था। उसके पास 2 विश बॉक्सेस थे, एक जो उसने उस यंग मैन मरमैन से प्राप्त किया था जिसे उसने मारा था, जो पहले से ही पर्याप्त धर्मफोस से भरा हुआ था कि वह आधा खुला था। दूसरा हॉस्फो से था जो पूरी तरह से अछूता था। परिणामस्वरूप बाद वाले को खोलने में अधिक समय लगने वाला था। जहां तक पहले की बात थी, यह अब 99% तैयार था और ज़ूकिंग को केवल 4 या 5 और डेज चाहिए थे और वह इसे खोलने में सक्षम होगा। मुझे आश्चर्य है, मुझे अंदर क्या मिलेगा? ज़ूकिंग वास्तव में ये पता लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह विशेष रूप से सच था जब उसने सोचा कि कैसे वू जियनवू उस दूसरे विश बॉक्स को खोलने के बाद ट्रांस में चला गया था। वू जियनवू को उस एक में क्या मिला? हालांकि वह उत्सुक था, उसे संदेह था कि वह बेवकूफ कभी समझाएगा। समय बीतता गया। बाहरी कल्टिवेटर्स और अन्य प्रजातियों के सदस्य डे पर दिखाई देते रहे। अंततः 5वें डे पर जब ज़ूकिंग अपना पहला विश बॉक्स खोलने वाला था, 7 ब्लड आइज के बाहर 7 विशाल जहाज दिखाई दिए। वे शानदार जहाज थे, उनमें से प्रत्येक पूरी तरह से 3000 मीटर लंबा था। वे चकाचौंध एनर्जी के साथ स्पंदित हो रहे थे और अगर कोई करीब से देखता तो ये स्पष्ट हो जाता था कि उनका निर्माण समुद्री जानवरों के साथ किया गया था जो दिव्य संस्थाएं थीं। प्रत्येक जहाज अलग दिखता था। एक दिव्य ब्लू ग्रीन ड्रैगन जैसा दिखता था, दूसरा एक भयानक जेलीफिश जैसा दिखता था, दूसरा एक दुष्ट कछुए जैसा दिखता था, जबकि एक 3 पंजे वाले काले स्केल वाले ड्रैगन जैसा दिखता था। उनके आगमन ने 7 ब्लड आइज के बंदरगाह में एक बड़ा तूफान ला दिया, जिससे अनगिनत जलयान उठती लहरों में हिंसक रूप से उछलने लगे। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे सेक्ट में एक सुनामी आ गई थी। यह एक अतुलनीय शानदार घटना थी जिसने सेक्ट में व्यापक झटका पहुंचाया। असल में जहाजों ने 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, चौंकाने वाले तरीके से सीधे बंदरगाह में चले गए। ऐसा था जैसे फॉर्मेशन उनके खिलाफ बिल्कुल भी प्रभावी नहीं थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कल्टिवेटर्स के इस नए समूह के पास 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन की तुलना में उच्च स्तर का अधिकार था। ये कई वर्षों में पहली बार था जब किसी 7 ब्लड आइज डिसाइपल ने किसी को बिना घोषणा के सेक्ट में प्रवेश करते देखा था, और बहुत ही दुर्लभ तरीके से सेक्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। 7 विशाल जहाज 7 अलग अलग हार्बर्स में घुसे। फिर 6 जहाजों से कल्टिवेटर्स उतरे और उन्होंने इतनी अत्यधिक शान और चमक विकीर्ण की कि सभी 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स अपने मूल तक आघात पहुंचे। ये विशाल जहाज 7 सेक्ट कोलिशन से आए थे और उनसे उतरने वाले लोग 7 शीर्षस्तों के दूत थे। विशेष रूप से वे चोजन डिसाइपल्स थे। उनमें पुरुष और महिला दोनों थे और वे सभी यंग थे। उन्होंने असाधारण कपड़े पहने थे और एक ऐसी अनुभूति दे रहे थे जो किसी भी नश्वर चीज से परे थी।
इससे भी अधिक उनकी ऑरस चकाचौंध रूप से शक्तिशाली थी। आश्चर्यजनक रूप से वे सभी 4 फ्लेम कल्टिवेटर्स थे। हर एक के पास 120 धर्म एपर्चर्स थे, चमकते सितारों की तरह। जो कोई भी उन्हें देखता वह गहराई से हिल जाता और ऐसा महसूस करता जैसे वे नीच और अयोग्य थे। ये लोग वास्तव में देवताओं के बच्चों की तरह लग रहे थे जो सांसारिक दुनिया में उतरे थे। 6 विशाल जहाजों से उतरने वाले 6 लोग स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट चोजन थे। हालांकि वे किनारे पर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो किया वह था उस जहाज की तरफ देखना जो 3 पंजे वाले काले स्केल वाले ड्रैगन जैसा दिखता था। उस जहाज से एक गर्जना गूंजी, स्वर्गीय गरज की तरह, जिसने सब कुछ दूर दूर तक हिला दिया। और जैसे ड्रैगन गर्जना कर रहा था उसका सिर नीचे गिरा और उसका माथा फट गया। बाहर चला गया एक यंग मैन जिसने सुनहरी औपचारिक दरबारी पोशाक पहनी थी। उसकी कमर के चारों ओर एक मकड़ी के पैटर्न वाली सुनहरी रेशमी बेल्ट थी और उसके काले बाल एक सुनहरे मुकुट में बंधे थे जिसमें जड़ाऊ जेड लगा था। वह लंबा और सीधा खड़ा था और उसके चेहरे की विशेषता स्वाभाविक रूप से उच्च जन्मी दिख रही थी। जिस क्षण वह खुले में टहलता हुआ बाहर आया, अन्य 6 देवता जैसे चोजन सभी ने अपना सिर झुका लिया। ऐसा था जैसे इस यंग मैन के आगमन ने उन सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे धूल के समान हीन थे। इससे भी अधिक अद्भुत ये था कि उसके सिर के ऊपर 7 रंग की रोशनी एक चंदवा के रूप में घूम रही थी। यह एक अम्ब्रेला थी जो हवा के मंत्रोच्चार के साथ स्पंदित होती भी लग रही थी। दूर से अम्ब्रेला में एक 7 रंग की विंचांटिंग लैंप देखना वास्तव में संभव था। लैंप के 7 रंग अत्यंत चकाचौंध थे और एक शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहे थे जिससे सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। लाइफ लैंप, ये कहना असंभव था कि किसने पहले शब्द कहे, लेकिन केवल एक पल में हर कोई चिल्ला रहा था। वह 7 रंग की विंचांटिंग लैंप एक पौराणिक लाइफ लैंप के अलावा और कुछ नहीं थी। इस यंग मैन ने लाइफ लैंप के साथ 120 धर्म एपर्चर्स खोले थे। इससे भी अधिक उसके पीछे एक अजीब पक्षी की धुंधली छवि थी जिसका शरीर हरा था और पूंछ लाल थी और यह भी कुचलने वाला दबाव उत्सर्जित कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से यह एक शाही वर्ग की तकनीक द्वारा प्रक्षेपित एक छवि थी। इन सब चीजों ने एक बिल्कुल आश्चर्यजनक क्षण बनाया। अपने लाइफ लैंप के साथ वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो एक पूरे युग के सभी चोजन डिसाइपल्स को कुचल सकता था। ये व्यक्ति 7 सेक्ट कोलिशन की इस पीढ़ी का नंबर 1 चोजन था। वह था सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का छू शेंगून। हालांकि वह गोल्ड को स्तर में नहीं था, वह वास्तव में गोल्ड को से भी आगे था। और उसके दादा सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के पेट्रियार्क ने उसे मास्टर शेंगून नाम दिया था। वह सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का गौरव था और उनका डाउ चाइल्ड और एशेलॉन का सबसे उच्च स्थानीय सदस्य था, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वे उम्मीद करते थे कि वह एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सॉवरेन्स के पद पर चलेगा। 7 सेक्ट कोलिशन में उसकी अत्यंत उच्च स्थिति थी और उसे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में अन्य 5 प्रमुख संगठनों के डाउ चिल्ड्रन के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा 7 सेक्ट कोलिशन के अनगिनत डिसाइपल्स में से वह अकेला था जिसके पास लाइफ लैंप और एक शाही वर्ग की तकनीक थी। ये केवल उसकी कल्टिवेशन बेस नहीं थी जो अद्भुत थी, उसके पास असाधारण चेहरे की विशेषताएं थीं, गोरी और चमकदार त्वचा, तीक्ष्ण विशेषताएं और एक अपार्थिवता जो उसे इतना असाधारण बनाती थी कि वह ज़ू किंग के बराबर था। हालांकि जब वह लोगों को देखता था तो उदासीनता की भावना भी विकीर्ण करता था, जैसे वे उसके लिए महज कीड़े थे। उस मामले में वह ज़ू किंग से बहुत अलग था। ज़ू किंग हमेशा शांत रहता था और जब वह दूसरे लोगों को देखता था तो मुख्य रूप से उनके गले की जांच करता था। बंदरगाह पर आया अलंकारिक सुनामी और उसके परिणाम स्वरूप अचानक कुचलने वाले दबाव ने हार्बर 176 तक लहरें पहुंचा दी। ज़ू किंग, जो अपने विश बॉक्स के साथ काम कर रहा था, ने भौहें चढ़ाईं। खड़े होकर वह कैबिन से बाहर चला गया और हार्बर 1 की तरफ देखा। अपनी कल्टिवेशन के स्तर को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से नए चोजन को देख सकता था और निश्चित रूप से 7 रंग की विंचांटिंग लैंप और हरे शरीर वाले लाल पूंछ वाले पक्षी वाले यंग मैन को। जिस क्षण उसने लैंप देखा उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया
और उसकी आंखें गहरी रोशनी से चमक उठी। उसी समय हरे शरीर वाले लाल पूंछ वाले पक्षी के कारण उसका गोल्डन क्रो टैटू तीव्र गर्मी उत्सर्जित करने लगा, जैसे वह उभरना चाहता था और पक्षी को कुचलना चाहता था। उस प्रतिक्रिया से ही ज़ू किंग बता सकता था कि अजीब पक्षी एक शाही वर्ग की तकनीक द्वारा बनाया गया एक प्रक्षेपण था। ये पहली बार था जब उसने किसी और का सामना किया था जिसके पास लाइफ लैंप या शाही वर्ग की तकनीक थी। करीब से देखने के बाद वह मुड़ा और कैबिन में वापस चला गया। ज़ू किंग के लिए यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था कि यह व्यक्ति कौन था जब तक वह कोई किलिंग इंटेंट प्रदर्शित नहीं करता था। जब तक वह नहीं करता था, ज़ू किंग जिस एकमात्र चीज पर ध्यान केंद्रित करने में रुचि रखता था वह थी विश बॉक्स को खोलना। क्रॉस लेग बैठते हुए उसने धातु के ढेले को देखा। उसकी आंखें तीव्र प्रत्याशा से चमक रही थी। उसने बॉक्स को उस अजीब तरीके से नहीं खोला जिस तरह वू जेनवू ने किया था। इसके बजाय उसने बस एक सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शांत किया और फिर अपनी आंखें खोली। अपना हाथ बॉक्स पर रखते हुए उसने धक्का दिया। चटक! एक पिछले युग के किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक विश बॉक्स अब ज़ू किंग के सामने खुल रहा था। नीचे देखते हुए उसकी आंखें चमकने लगी और उसने तीव्रता से सांस ली। विश बॉक्स के अंदर दो चीजें थीं, एक काली औषधि गोली और एक जेड स्लिप जो काले धब्बों से ढकी हुई थी। ज़ू किंग ने विश बॉक्स के अंदर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसा कि वू जियनवू ने समझाया था, विश बॉक्सेस में कुछ भी हो सकता था। अगर तुम भाग्यशाली थे तो यह एक शाही वर्ग की लेगेसी हो सकती थी। दूसरी तरफ तुम्हें कुछ सूखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिल सकता था। ये सब मौके पर निर्भर करता था। ज़ू किंग की समझ के आधार पर यह तथ्य कि उसके द्वारा खोले गए पहले विश बॉक्स में एक औषधि गोली और एक जेड स्लिप थी, इसका मतलब था कि वह बहुत भाग्यशाली था। अपने विचारों को स्थिर करते हुए उसने जेड स्लिप को उठाने और उसकी जांच करने की तैयारी की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने आगे बढ़कर विश बॉक्स को जोर से बंद कर दिया। बॉक्स के भीतर की ऑरा इसलिए बंद हो गई, फिर भी उसकी त्वचा पहले से ही काली पड़ने लगी थी। जहर! ज़ू किंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सिर्फ उसका मांस नहीं था जो प्रभावित हो रहा था, यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी सड़ने लगे थे। ज़ू किंग के लिए क्या विशेष रूप से चौंकाने वाला था वह ये था कि उसे दर्द की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। चाहे बाहरी रूप से हो या आंतरिक रूप से, लक्षण उससे अलग थे जो उसने कभी देखे थे। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह मतिभ्रम देख रहा था। उसे अपनी त्वचा के काले पड़ने या अपने अंगों के सूखने से बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही थी और वह अपने भीतर किसी भी धर्मफोस का पता नहीं लगा सकता था। फिर भी उसकी आंखें उसे जो बता रही थीं और जहर के दाव के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह जानता था कि उसे जहर दिया गया था। ये किस तरह का जहर है? उसके चेहरे से मांस निकलना शुरू हो गया था और जमीन पर गिर रहा था, जिससे वह बहुत अधिक खून बह रहा था। असल में ये सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, यह उसके पूरे शरीर पर हो रहा था। फिर भी उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। स्थिति पर विचार करते हुए उसने देखा कि एक इंसेंस स्टिक जलने के बराबर समय में क्या हो रहा था। हालांकि सड़न ने उसके पूरे शरीर को भर दिया था, बैंगनी क्रिस्टल की पुनर्जनन शक्तियां प्रभावों का मुकाबला कर रही थी। एक और इंसेंस स्टिक के बराबर समय बीत गया और सड़न बंद हो गई थी। फिर भी एक और इंसेंस स्टिक के बराबर समय बीत गया और बैंगनी रोशनी उसे भरने के लिए फैल गई थी और उसे पुनर्जीवित करने पर काम कर रही थी। लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद वह सामान्य हो गया था। अपनी सांस को स्थिर रखते हुए उसने विचारपूर्वक विश बॉक्स की तरफ नीचे देखा। यह एक जहर की गोली है, एक जहर की गोली जिसे अनगिनत वर्षों के लिए सील कर दिया गया था और इसकी केवल ऑरा ही किसी को शरीर और मन से मारने के लिए पर्याप्त है। कुछ सोचने के बाद उसने सावधानी से विश बॉक्स को फिर से खोला। अपने बैंगनी क्रिस्टल के साथ भी जहर अभी भी उसके खिलाफ चौंकाने वाला प्रभावी था, इसलिए उसने वास्तव में गोली को उठाने और उसे देखने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित था कि अगर उसने इसे छुआ तो बैंगनी क्रिस्टल गोली के प्रभावों के साथ नहीं रह पाएगा, ऐसी स्थिति में वह खतरे में होगा।
हालांकि वह जहर के दांव में कोई शौकिया नहीं था और स्थिति से निपटने के सामान्य सिद्धांतों से अवगत था। बॉक्स को थोड़े समय के लिए खोलने के बाद उसने इसे फिर से बंद कर दिया, जबकि सड़ने के प्रभाव उसके माध्यम से फैल रहे थे। आमतौर पर एक बार जब आप किसी जहर के संपर्क में कुछ बार आते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिरोध करना शुरू कर देगा। अपने शरीर में फैल रही सड़न को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने बगल वाले रैक से बड़ी मात्रा में औषधीय पौधे लिए और लक्षणों का मुकाबला करने के लिए एक मिश्रण के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जहर में प्राथमिक घटक क्या था, इसलिए उसके पास यह विचार करने का भी कोई तरीका नहीं था कि मारक कैसे बनाया जाए। लेकिन वह लाइफ एनर्जी और खून पर केंद्रित एक दवा बनाकर सड़न के लक्षणों का मुकाबला कर सकता था। कुछ ही देर में उसने एक औषधीय तरल तैयार कर लिया था। जब उसने इसका एक मुंह भर लिया, लक्षण लगभग तुरंत गायब हो गए। इस पैटर्न का पालन करते हुए उसने परीक्षण करने के लिए बार बार बॉक्स खोला। नाइट तेजी से बीत गई और डे होने तक उसने जहर के प्रभावों के खिलाफ प्रतिरोध बनाना शुरू कर दिया था। उस समय उसने दस्ताने की एक जोड़ी पहन ली और फिर जेड स्लिप को बाहर निकाला। जब उसने उसमें कुछ थर्मोफोर्स भेजी, एक प्राचीन और कमजोर आवाज स्लिप से उसके दिमाग में बोली, एक महान डाउ क्या बनाता है? 3000 महान डाउ सभी पवित्र हो सकते हैं। क्या उनमें से एक जहर का डाउ हो सकता है? दुनिया के लोग विश्वासघाती और दुष्ट का तिरस्कार करते हैं। वे जहरीले और नीच का तिरस्कार करते हैं। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि यह एक छोटा डाउ है, वे इसे एक महान हथियार में कैसे बदल सकते हैं? अतीत में मैंने भी ऐसा ही सोचा था और जहर के नीच तरीकों को ठुकराया था। एक डेट मैंने एक नॉन ह्यूमन को काट डाला जो एक भगवान क्षेत्र से निकला था। इस कल्टिवेटर ने चौंकाने वाली युद्ध क्षमता की कमान संभाली और एक अविश्वसनीय रूप से विश्वासघाती दांव पर चला। मरने से पहले उसकी जहरीली आंखों ने मुझ पर गुस्से से देखा, जिससे मेरी कल्टिवेशन एक ही डे में एक पूरे दायरे से गिर गई। 10 डेज बाद मैं एक नश्वर था। मैं सांसारिक दुनिया में एक 60 वर्ष के चक्र के लिए रहा, अंतहीन यातना और कष्ट का अनुभव करते हुए। मैंने अंतहीन कीमती सामग्री बर्बाद कर दी, लेकिन अंततः जहर को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और इसे एक गोली में एकत्र कर लिया। उसके बाद मैंने उस गोली पर तब तक शोध किया जब तक सर्वनाश शुरू नहीं हो गया। मैं कभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और इस प्रकार यह आंशिक रूप से पूरी हुई गोली पीछे छोड़ रहा हूँ। ये गोली एक जहर है और यह टाबू भी है। अगर तुम एक उच्च स्तरीय कल्टिवेटर हो तो इसका उपयोग करने का प्रयास मत करो। तुम अनगिनत विपत्तियों द्वारा शापित हो जाओगे और बिना किसी संदेह के मर जाओगे। एक स्वर्गीय महल वाले निम्न स्तरीय गोल्डको कल्टिवेटर की तलाश करो, फिर इस जहर की गोली का उपयोग उनके गोल्डको के रूप में करो। वह व्यक्ति अस्तित्व में किसी और के विपरीत एक पॉइजन को कल्टिवेटर बन जाएगा। केवल इसी तरह से कोई सोल को रूपांतरित कर सकता है और वास्तव में टाबू गोली के पथ पर चल सकता है। मेरी गणनाओं के आधार पर टाबू गोली का पथ सभी जीवित प्राणियों को हिलाने के लिए जहर का उपयोग करता है। सभी दुनियाओं को मिटाने के लिए टाबू का उपयोग करो। अंतिम भय और आतंक, या शायद सभी लोगों के आग दुश्मन होने के लिए भगवान क्षेत्रों के जादू को समझो। हैरानी की लहरों ने ज़ूकिंग के दिल और दिमाग को भर दिया जैसे उसने जेड स्लिप को देखा। उसी समय वह फिर से सड़न से भर गया। जैसे बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति ने उसके भीतर जहर के खिलाफ काम किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जेड स्लिप की सामग्री पर विचार किया। जब तक उसने फिर से अपनी आंखें खोली, डे बीत चुका था और फिर नाइट थी। विश बॉक्स में अजीब जहर के संपर्क में बार बार आने के बाद उसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने प्राकृतिक प्रतिरोध में थोड़ी मात्रा में सुधार किया था। और फिर भी यह अत्यधिक सावधानी के साथ था कि उसने विश बॉक्स खोला। अब तक वह अभी भी गोली को छूने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि दस्ताने पहनकर भी नहीं। यह एक पिछले युग की एक उत्कृष्ट जहर गोली है, लेकिन इसे किसी को उपभोग करने के लिए देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय इसे अब्सॉर्ब किया जा सकता है और एक गोल्ड कॉ में बदल दिया जा सकता है। उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसने कुछ देर के लिए गोली को देखा, फिर बॉक्स को फिर से बंद कर दिया।
ठीक होने के बाद उसने अपना शोध जारी रखने के लिए इसे फिर से खोला। जब तक लाइट फिर से थी, वह कई दौर के शोध से गुजर चुका था और यह समझने लगा था कि वह किसके साथ काम कर रहा था। यह जहर गोली एक महान दांव प्राप्त करने का एक नियत अवसर लग रही थी और गोल्ड को स्तर में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी थी। ये वर्तमान युग में गोल्ड को स्तर से अलग थी। अगर किसी ने वास्तव में इस गोली के साथ कल्टीवेशन का अभ्यास किया तो उनकी हत्या की शक्ति चौंकाने वाली होगी। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगी। जैसे ज़ुकिंग ने जेड स्लिप की बात पर विचार किया, उसने सोचा कि वह वास्तव में स्वयं गोल्ड को स्तर से बहुत दूर नहीं था। दुर्भाग्य से गोली पूरी नहीं है। इसने प्राचीन समय के बपतिस्मा का भी अनुभव किया है, इस हद तक कि यह टूटकर नष्ट होने के खतरे में है। जहर के प्रति ज़ुकिंग के कौशल के आधार पर वह बता सकता था कि काली गोली स्वयं सड़ने लगी थी और इसका ठीक से उपयोग करने के लिए इसे फिर से तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसे फिर से तैयार करने की प्रक्रिया इसे समझने और शोध करने में भी एक कदम होगी। गोली को फिर से तैयार करने के लिए, उसे लाइफ में लाने के लिए जहर सामग्री की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता होगी। ज़ुकिंग ने बॉक्स को फिर से बंद कर दिया और सावधानी से उसे दूर रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे प्रत्याशा उसके दिल में घूम रही थी। वह जितना बता सकता था, इस विशेष विश बॉक्स में बहुत अद्भुत सामग्री थी और इसने उसे यह पता लगाने में और भी अधिक रुचि दी कि दूसरे विश बॉक्स में क्या था। मुझे आश्चर्य है, युद्ध के इनाम कब वितरित किए जाएंगे? अगर वह गोली को फिर से तैयार करना चाहता था तो उसे सभी आवश्यक जहरीले पौधों को खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता होगी। ये देखते हुए कि वह अभी पैसे की कमी से शर्मिंदा था, वह सेक्ट द्वारा वादा किए गए इनामों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ज़ॉम्बी युद्ध के लिए इनाम हालांकि वितरित नहीं किए गए थे, इसलिए वर्तमान में वह उस मोर्चे पर कुछ नहीं कर सकता था। अपनी आइडेंटिटी मेडालियन निकालते हुए उसने डिविजन फाइलों की जांच की, ये देखने के लिए कि पिछले कुछ डेज में क्या हो रहा था। लगभग तुरंत उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उस समय के दौरान जब वह टाबू जहर गोली पर शोध कर रहा था, उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए वह पूरी तरह से अनजान था कि सेक्ट डिसाइपल्स के बीच एक बड़ा हंगामा था। यह एक नाटकीय स्थिति थी जो 7 सेक्ट कोalition के आगंतुक चोजन से संबंधित थी। वे चोजन बहुत दबंग तरीके से काम कर रहे थे और परिणामस्वरूप सभी 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स के बीच ध्यान का केंद्र थे। उनके आने के अगले डे 7 के चोजन कुछ मिशनों और आदेशों का पालन करते हुए विभिन्न पहाड़ी चोटियों के हाइनेसेस को द्वंद्व चुनौतियां जारी करने लगे। ऐसा लग रहा था वे प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे। यह विशेष रूप से सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर शेंगून के लिए सच था, जो 7 सेक्ट कोalition में नंबर 1 चोजन था, अपने सेक्ट के एशेलॉन में सबसे उच्च स्थानीय सदस्य था और जिसकी कल्टिवेशन बेस इतनी उच्च थी कि वह अपने समान स्तर पर किसी भी अन्य कल्टिवेटर को कुचल सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध था, न केवल एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में बल्कि सीलिंग काउंटी के अन्य प्रांतों में भी। जहां तक उसकी द्वंद्व चुनौती की बात थी, उसने इसे फर्स्ट पीक को जारी किया था। आखिर फर्स्ट पीक का पर्यवेक्षी सेक्ट मास्टर शेंगून का सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट था। जिस डे उसने चुनौती जारी की, वह फर्स्ट पीक पर गया, पेट्रियार्क और पीकलॉर्ड को औपचारिक अभिवादन किया और फर्स्ट पीक के ग्रैंड हाइनेस को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। दुर्भाग्य से फर्स्ट पीक के ग्रैंड हाइनेस गोल्ड को स्तर में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रकार चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप लड़ने वाला सेकंड हाइनेस था, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ग्रेट सर्कल में था। मास्टर शेंगून ने द्वंद्व में केवल एक चाल चली। उसका उपयोग करते हुए उसने सेकंड हाइनेस की हड्डियों को कुचल दिया, उसे लगभग मार डाला और उसकी कल्टिवेशन बेस को आधा अपन छोड़ दिया। एक गोल्ड को एल्डर ने लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सेकंड हाइनेस की मदद करने में असमर्थ था। असल में मास्टर शेंगून उससे टकराया और उसे 300 मीटर पीछे धकेल दिया। इस घटना ने 7 ब्लड आइज को स्तब्ध कर दिया, खासकर जब मास्टर शेंगून ने एक गोल्ड को एक्सपर्ट के खिलाफ अपनी सभी 4 लाइफ फ्लेम्स जला दी।
ये देखते हुए कि उसके पास एक लाइफ लैंप और एक शाही वर्ग की तकनीक थी, इसने उसे 6 फ्लेम्स के बराबर चौंकाने वाली और पौराणिक युद्ध क्षमता दी। उस प्रकार की युद्ध क्षमता फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स के बीच एक किंवदंती की चीज थी और अधिकांश लोगों के लिए दुर्गम थी। ये ताकत का एक स्तर था जो पूरी तरह से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के एब्सोल्यूट पीक कहलाने का हकदार था। यही कारण था कि कहा जाता था मास्टर शेंगुन शायद एक द एंशिएंट एम्परर होगा। द्वंद्व की कहानियां साउथ फीनिक्स के पूरे महाद्वीप में फैल गईं और निश्चित रूप से 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स को बहुत शक्तिहीन महसूस कराया। मास्टर शेंगुन बस बहुत मजबूत था। उसी समय 7 सेक्ट कोलिशन के अन्य चोजन ने अन्य पहाड़ी चोटियों को द्वंद्व चुनौतियां जारी की, हालांकि उनमें से कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को मास्टर शेंगुन की तरह तबाह नहीं कर सका। हालांकि दोनों पक्षों पर जीत और हार थी, कुल मिलाकर 7 सेक्ट कोलिशन चोजन का ऊपरी हाथ था। हालांकि सभी पहाड़ी चोटियों को द्वंद्व चुनौतियां नहीं मिली। 7th पीक को एक भी चुनौती नहीं मिली। दुर्भाग्य से एक पहाड़ी चोटी पूरे सेक्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, 7 ब्लड आइज सी ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ युद्ध में विजयी होने के बावजूद हताशा से भरने लगा। इसके अलावा चुनौतियां सेक्ट के सभी आगंतुकों द्वारा देखी गईं, जिससे सभी को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम बनाया गया कि 7 सेक्ट कोलिशन कितना शक्तिशाली था। हर कोई बता सकता था कि 7 सेक्ट कोलिशन प्रतिष्ठा स्थापित करने और 7 ब्लड आइज को उसकी जगह पर रखने के लिए आया था। यह उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स के बीच एक प्रतियोगिता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। सर ब्लिट्जमेल्टर के पास चौंकाने वाली योग्यता और रहस्यमय नियत अवसर थे। अप्रत्याशित रूप से उसने हाल ही में स्पिरिट ट्रोव स्तर से वॉइड रिटर्निंग स्तर में ब्रेक थ्रू किया था, बिल्कुल सातस्तों के अन्य पेट्रियार्क्स की तरह। हालांकि वह केवल एक व्यक्ति था। इससे भी अधिक, 7 सेक्ट कोलिशन की सच्ची युद्ध क्षमता सिर्फ उन 7 पेट्रियार्क से नहीं आई थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके टैबू मैजिकल ट्रेजर से। कोई सवाल नहीं था कि उनके पास बेहतर युद्ध क्षमता थी, इसलिए पेट्रियार्क्स को आने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपने चोजन डिसाइपल्स को इस लक्ष्य के साथ भेजा, 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स की आत्माओं को कुचलना और उन्हें अपने अस्तित्व के मूल तक शक्तिहीन महसूस कराना। वह ज़ू किंग के लिए स्पष्ट था, हालांकि यह उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। वह हाइनेसर्स में से एक नहीं था, हालांकि उसने कुछ अद्भुत काम किया था और इस प्रकार एशेलॉन में रखा गया था। वह उस घटना का मास्टरमाइंड नहीं था। इस प्रकार हाइनेसर्स के आसपास होने के कारण कोई कारण नहीं था कि कोई उसके लिए परेशानी खड़ी करेगा। डेज बीत गए। सातस्तों के चोजन आक्रामक तरीके से काम करना जारी रखते थे और 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स अधिक हताश होते जाते थे। एक शाम जब ज़ू किंग अपनी नई जहर गोली पर शोध कर रहा था, उसने ऊपर देखा जब उसकी आइडेंटिटी मेडालियन कंपन करने लगी। ये वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का एक अत्यावश्यक संदेश था। सर, हार्बर 79 में नाइट डव ऑपरेटिव्स का एक बड़ा जमावड़ा है। कोई सौदा हो रहा है और ग्राहक 7 सेक्ट कोलिशन के हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स का एक चोजन है। ये सीमा लिंग है। हम इस मामले को कैसे संभालें? सर, कृपया सलाह दें। संदेश में हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के इस सीमा लिंग के बारे में विवरण भी थे। ज़ू किंग ने इसे जल्दी से देख लिया। सीमा लिंग हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स से एक चोजन डिसाइपल है। उसकी कल्टिवेशन बेस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ग्रेट सर्कल में है, 4 लाइफ फ्लेम्स के साथ। उसके पास कोई लाइफ लैंप नहीं है और न ही कोई शाही वर्ग की तकनीक है। वह नेदर सीलिंग ग्रू इंडेक्स की कल्टिवेशन करता है। वह दुष्ट और निर्दयी है और उसके भीतर कई ग्रू सील हैं। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसने एक द्वंद्व में दुष्ट तरीकों का उपयोग करके 3rd पीक की 3rd हाइनेस को बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ डेज पहले उसने 3rd पीक के ग्रैंड हाइनेस से बराबरी की लड़ाई लड़ी और कल सुबह भोर में एक अनुवर्ती मुकाबला निर्धारित किया है। जांच से पता चला है कि सीमा लिंग वह बड़ा ग्राहक है जिसके कारण इतने सारे नाइट डव एजेंट 7 ब्लड आइज पर जमा हो गए। सर, हम इस स्थिति को कैसे संभालें? ज़ू किंग की आंखें चमक उठी जैसे उसने ठंडे स्वर में एक पाठ संदेश के साथ जवाब दिया।
उन सबको गिरफ्तार करो, भले ही वे प्रतिरोध करें। उन्हें जिंदा या मुर्दा लाओ। सर। जी सर। जू किंग के आदेशों के जवाब में सेक्ट के सभी 7 वायलेंट क्राइम्स डिवीजन सक्रिय हो गए। हजारों कांस्टेबल्स नाइट में बाहर चले गए और सीधे हार्बर 79 की तरफ चल दिए। 2 डिविजन्स ने अपने डायरेक्टर्स को नेताओं के रूप में भेजा, विशेष रूप से फर्स्ट पीक और थर्ड पीक के डायरेक्टर्स। जहां तक थर्ड पीक के डायरेक्टर की बात थी, वह व्यक्तिगत रूप से हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के इस चोजन से असंतुष्ट था। अपने आदेश जारी करने के बाद जू किंग कैबिन से बाहर चला गया, अपना धर्मास्त्र इकट्ठा किया और फिर हार्बर 79 की तरफ हवा में उड़ गया। मून हवा में चमक रहा था, इसलिए नाइट होने के बावजूद हार्बर 79 अच्छी तरह से प्रकाशित था। एक विशेष बर्थ में एक बहुत बड़ा जहाज था, पूरी तरह से 3000 मीटर लंबा, जो इसे किसी विशाल जानवर जैसा बना रहा था। जहाज तक माल पहुंचाने के लिए कई घोड़े की गाड़ियां खड़ी थीं। किनारे पर खड़ा था एक यंग मैन, असाधारण कपड़ों में, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे, जैसे वह ठंडी नजर से बड़े जहाज को देख रहा था। वह लगभग 27 या 28 साल का लग रहा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका पूरा व्यक्ति एक अजीबोगरीब और उत्सर्जित कर रहा था। असल में उसके आसपास का क्षेत्र, विशेष रूप से मुटजन के साथ मजबूत लग रहा था। इससे भी अधिक उसकी आंखें रंग में मेल नहीं खाती थीं। उसकी बाईं आंख लाल थी, जबकि उसकी दाईं आंख अजूर थी। 2 अलग अलग रंगों के कारण जो कोई भी उसे देखता, उसे पता चलता कि वह असाधारण था। विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि अगर आप उसकी आंखों में करीब से देखते, तो आप खुद को 2 नरकों में देख रहे होते। उनमें से प्रत्येक लाल या अजूर एनर्जी से जल रहा था और उन एनर्जी के भीतर अनगिनत ग्रूस का एक कोहरा था। पीड़ा में चिल्ला रहे थे जैसे वे जल रहे थे। आवाज कान को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो कोई भी उसके करीब आता, वह अपने दिमाग और दिल को कांपता हुआ महसूस करता। यंग मैन बर्फीले अहंकार के साथ वहां खड़ा था। वह किसी भी तरह से अपनी पहचान नहीं छुपा रहा था, जैसे वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि कोई उसे देख सकता है। वह स्पष्ट रूप से मानता था कि भले ही कोई उसे देख ले, वे उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये व्यक्ति सीमा लिंग था, हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स से चोजन। उसके सामने काले वस्त्रों में कुछ दर्जन लोग खड़े थे, जो सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स थे। उन सभी के पास असाधारण कल्टिवेशन बेसिस थे, लेकिन साथ ही वे घबराए हुए लग रहे थे। वे चारों ओर देखते रहते थे और गाड़ी चालकों को तेजी से काम करने के लिए उकसाते थे। बहुत दूर नहीं, एक इमारत के शीर्ष पर एक बूढ़ा यंग मैन था, अच्छे कपड़ों में भी, मून में खड़ा था, जैसे वह देख रहा था एक गोल को कल्टिवेशन बेस की एनर्जी विकीर्ण कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सीमा लिंग पर केंद्रित थीं। जाहिर है, वह किसी और की परवाह नहीं करता था। वह निश्चित रूप से 7 ब्लड आइज में अपने समय के दौरान सीमा लिंग का डाउ प्रोटेक्टर था। जैसे नाइट की हवा चल रही थी, इसने सीमा लिंग के बालों को हिला दिया। उसके हाथों में, जो उसकी पीठ के पीछे बंधे थे, उसने काले मोतियों की एक माला पकड़ रखी थी, जिसे वह अधीरता से बजा रहा था। बस इतना ही, उसने कहा, मैंने नाइट डव से और अधिक माल की उम्मीद की थी। वह काला वस्त्र वाला यंग मैन, जो नेता लग रहा था, कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, योर हाइनेस सीमा, वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपने मांग की कि हम अपना माल 7 ब्लड आइज लाएं, सिवाय इसके कि यह सेक्ट हमसे अत्यधिक प्रसन्न नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे खिलाफ कई बहुत हिंसक दमन हुए हैं। वास्तविकता यह है कि हम अपने साथ बहुत अधिक लाए थे, केवल इसका लगभग 30% 7 ब्लड आइज द्वारा जब्त करने के लिए। उनका वायलेंट क्राइम्स डिवीजन एक वास्तविक समस्या रहा है। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन, सीमा लिंग ने कहा। उसने ठंडी सांस ली। हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के एक चोजन के रूप में और रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड के एक कल्टिवेटर के रूप में उसने इस पिछड़े हुए 7 ब्लड आइज का तिरस्कार किया। यह विशेष रूप से सच था जब उसने थर्ड पीक के हाइनेसेस को चुनौती दी और उन्हें बहुत कमजोर पाया। ये पहली बार नहीं था जब उसने वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के बारे में सुना था। वह जानता था कि डिवीजन नाइट डव के लिए परेशानी पैदा कर रहा था और इससे वह बहुत चिढ़ महसूस कर रहा था। योर हाइनेस सीमा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया अपना चेहरा ढक ले, सर।
7 ब्लड आइज में वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स यहाँ कोई मजाक नहीं है। यह विशेष रूप से सच है जब 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन को जू किंग नाम का एक नया डायरेक्टर मिला। वह खून बहाने में संकोच नहीं करता और बेशर्म और साहसी दोनों है। जू किंग, सीमा लिंग ने ठंडे स्वर में कहा, वह एक नोबडी है। अगर वे यहाँ दिखाई देते हैं तो उन्हें पता चलेगा क्या होता है जब एक सहायक सेक्ट के डिसाइपल्स अपने वरिष्ठों के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह जू, उसका नाम क्या है। जू किंग, वह 7th पीक के हाइनेसेस में से एक भी नहीं है। 7th पीक के सुपरवाइजरी सेक्ट, डार्क सेरेनिटी सेक्ट का हुवांग यीकुन भी अपनी नाक मेरे मामलों में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। काला वस्त्र वाला नेता एक पल के लिए हिचकिचाया और कुछ और कहने वाला था कि दूर से एक भेदी शोर सुनाई दिया। उसी समय एक सिग्नल लाइट हवा में चला गया और विस्फोटित हो गया, शब्द बनाते हुए वायलेंट क्राइम्स। एक साथ आकृतियां सभी दिशाओं से दौड़ पड़ी एक ठंडी आवाज के साथ। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स और सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ है। भागने की सोचना भी मत। काले वस्त्र वाले यंग मैन के चेहरे गिर गए और वे पीछे हट गए जैसे वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कांस्टेबल्स उनकी तरफ दौड़े। हालांकि सीमा लिंग ने बस ठंडी हंसी हंसी और एक कदम आगे बढ़ा। कितनी दिठाए। जिस क्षण उसका पैर जमीन पर लगा उसकी 4 लाइफ फ्लेम्स लाइफ में जल उठी जिससे एक भयानक ऑरा चारों दिशाओं में फैल गई। उसकी 4 लाइफ फ्लेम्स का जलना एक पूरी दुनिया के जलने जैसा था, दबाव पैदा कर रहा था, इतना शक्तिशाली कि यह लगभग मूर्त था। गड़गड़ाहट की आवाजें हर जगह गूंजी और वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कांस्टेबल्स की पहली लहर ने खून की उल्टी की और पीछे की तरफ लुढ़क गए। किनारे पर अब एक विशाल तूफान चल रहा था जिसके केंद्र में सीमा लिंग था। जहाज पर माल लादना जारी रखो, सीमा लिंग ने कहा। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कांस्टेबल्स को तिरस्कार से देखते हुए जो और करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कांस्टेबल्स के बीच फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स थे और उनमें से 2 थे जो उनमें से अलग दिखते थे। उनमें से एक के पास सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट की ऑरा थी और दूसरा हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के ग्रू उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। वे 1st और 3rd पीक्स के वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स के डायरेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ तक कि वे भी और करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और बस खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। 7 ब्लड आइज की कल्टिवेशन तकनीकें सभी 7 सेक्ट कोलिशन की तकनीकों से ली गई थी लेकिन स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर मौजूद थी। मैं वास्तव में नहीं समझता कि मेरा सेक्ट इस तरह के दंगा फैलाने वालों के बारे में क्यों चिंतित था। सीमा लिंग हमेशा एक अहंकारी व्यक्ति था, यहाँ तक कि अपने खुद के सेक्ट में भी। अब जब वह 7 ब्लड आइज में था तो वह और भी बदतर था। आसपास के नाइट डव ऑपरेटिव्स हिल गए थे। वे वायलेंट क्राइम्स डिवीजन से डरते थे लेकिन ये देखकर कि डिवीजन कितनी आसानी से दबा दिया गया था उन्होंने अब राहत की सांस ली। वे अब सोच रहे थे कि वायलेंट क्राइम्स डिवीजन उतना प्रभावशाली नहीं था। एक बार जब एक सुपरवाइजरी सेक्ट दिखाई देता था तो उनके पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। फिर से कार्रवाई में आते हुए उन्होंने गाड़ी के बाद गाड़ी बड़े जहाज में भेज दी। हालांकि जैसे ही वे अपने प्रयासों को दोगुना कर रहे थे, दूर में एक काली लकीर बिना आवाज के दिखाई दी, बिजली के बोल्ट की तरह चल रही थी। असल में कुछ मायनों में यह एक बिजली का बोल्ट था। आगे बढ़ते हुए ये काले वस्त्र वाले नाइट डव ऑपरेटिव्स में से एक के गले के माध्यम से भेद गया। इससे पहले कि वह चीख पाता, काली बिजली के बोल्ट ने 7 अतिरिक्त काले वस्त्र वाले यंग मैन के गले के माध्यम से भेद किया। जैसे ब्लैक आयन स्क्यूअर आगे पीछे घूम रहा था, इसके बिजली के प्रतीक भड़क उठे, बिजली का एक जाल जैसा कुछ बनाते हुए जो क्षेत्र को भर रहा था। जैसे चीखें गूंज रही थी, बाकी नाइट डव ऑपरेटर्स हैरानी से चारों ओर देख रहे थे। सीमा लिंग की भौहें ऊपर उठ गईं। आयन स्क्यूअर को नजरअंदाज करते हुए उसने दूर की तरफ देखा। उसने जो देखा वह कोई उसकी दिशा में पानी के ऊपर तेजी से आ रहा था, एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन के ऊपर खड़ा था। इस व्यक्ति ने एक बैंगनी डाउस्ट रोब पहना था और उसके काले बाल उसके पीछे कोड़े मार रहे थे, उसके गोरे चेहरे को प्रकट करते हुए सुंदर विशेषताओं के साथ जो किसी को भी लगभग बेदम कर देगा। उसकी ठंडी
अलग आंखें थीं, इतनी शांत और शांतिपूर्ण कि वे लगभग उब चुकी लग रही थी। जैसे उसके बाल हवा में नाच रहे थे, वो लगभग एक इमॉर्टल की तरह लग रहा था। उसके साथ एक बलिष्ठ ऑरा आई, जो इतनी ठंडी थी कि इसने सीमा लिंग के बालों को सिरा खड़ा कर दिया और केवल उसकी आंखों में शांत नजर को बढ़ाया। यह ऐसा था जैसे यह व्यक्ति अपने रास्ते में कुछ भी और सब कुछ कुचल सकता था, मुरझाए घास की तरह आसानी से। सीमा लिंग की आंखें सिकुड़ गईं। इस बीच वे सभी वायलेंट क्राइम्स डिवीजन कांस्टेबल्स जो सुरक्षित दूरी पर पीछे रुके हुए थे, अपने घुटनों पर गिर गए और साष्टांग प्रणाम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे 7th पीक से थे या नहीं। नमस्कार डायरेक्टर, उनकी आवाजें गरज की तरह गूंजी। जहां तक 7th पीक के कांस्टेबल्स की बात थी, उनकी आंखें जुनून से चमक रही थीं और वे दूसरों से भी अधिक जोर से चिल्लाए। क्षेत्र के सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स हिल गए थे। 1st और 3rd पीक्स के डायरेक्टर्स ने राहत की सांस ली, जैसे उन्होंने हाथ जोड़े और झुका। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी नाक मेरे काम में मत डालो, सीमा लिंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखें नाराजगी से जल रही थीं। जू किंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे 2 डायरेक्टर्स की तरफ मुड़ते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करो। सर। जी सर। तुरंत आसपास के कांस्टेबल्स नाइट डव कल्टिवेटर्स की तरफ दौड़ पड़े। उनमें से कुछ ने लड़ाई को सीधे बड़े जहाज में भी ले लिया। जू किंग के आगमन ने नाइट डव ऑपरेटिव्स को गहराई से हिला दिया और ऐसे भी थे जो अभी बस भागना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनके लिए वायलेंट क्राइम्स डिवीजन ने पूरी जगह को बंद कर रखा था। एक पल में लड़ाई और हत्या की आवाजें हवा में भर गईं। आत्महत्या कर रहे हो जू किंग, सीमा लिंग ने गुर्राया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से चमक उठी। फिर उसकी कल्टिवेशन बेस उमड़ पड़ी और वह एक बिजली के बोल्ट की तरह हो गया जो सीधे जू किंग की तरफ चला गया। उसके हाथ उसकी आंखों तक पहुंच रहे थे, उन्हें निकालने के लिए। हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स 7 सेक्ट कोलिशन में प्रमुख संगठनों में से एक था। ये देखते हुए कि सीमा लिंग को उसके सेक्ट द्वारा यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, ये स्पष्ट था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। आखिर वह हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के लिए सम्मान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। एक महान सेक्ट के लिए सम्मान एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि यह सीधे उनकी वर्तमान रैंकिंग और भविष्य के विकास के लिए उनकी संभावनाओं दोनों से संबंधित था। कमजोर आमतौर पर एक क्रूर दुनिया में जीवित रहने के योग्य नहीं थे। इस प्रकार ये समझ में आता था कि हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में नंबर 1 चोजन सीमा लिंग युद्ध क्षमता, कल्टिवेशन बेस और लड़ाई के अनुभव में उत्कृष्ट था। सेक्ट की मदद से वह सभी मामलों में प्रचुर मात्रा में तैयार था। उसकी आवाज बर्फीली ठंडी थी और उसके शब्द अभी भी गूंज रहे थे, जैसे उसकी उंगलियां जू किंग के चेहरे के पास उसकी आंखें निकालने के लिए पहुंच रही थीं। हालांकि जो उसका इंतजार कर रहा था वह था जू किंग की ठंडी नजर, साथ ही अंदर से जलती हुई आग। जू किंग की युद्ध क्षमता, कल्टिवेशन बेस और लड़ाई का अनुभव सभी एक जार में जहरीले कीड़े के रूप में उसके अनुभव से आए थे। वह वध के माध्यम से उठा था। ये सीमा लिंग के साथ एक तीव्र विपरीत था। अगर सीमा लिंग गठबंधन में एक लड़ाई हार जाता तो वह नहीं मरता, लेकिन जू किंग ने जो भी लड़ाई अनुभव की थी वह एक जीवन या मृत्यु का संघर्ष था। अगर वह एक बार भी विफल हो जाता तो वह मर जाता। इसलिए उसका अनुभव उसकी हड्डियों में उकेरा गया था और उसके दिल में खुदा हुआ था। एक पल में जू किंग प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश कर गया। उसके सभी 100 धर्म एपर्चर्स एक साथ जल उठे, 82 विशाल भट्टियों की तरह। जैसे तीव्र गर्मी फैल गई, गोल्डन क्रो उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी गर्मी भी उसे भर रही थी। उसकी युद्ध क्षमता को 4 लाइफ फ्लेम्स के स्तर तक धकेल रही थी। अपनी शाही वर्ग की तकनीक के साथ अपने शारीरिक शरीर को मजबूत करते हुए उसकी युद्ध क्षमता एक बर्बर स्तर तक पहुंच गई। पिछली बार की तुलना में जब उसने 4 फ्लेम स्तर में किसी से लड़ा था, सी ज़ॉम्बी द चाइल्ड वेस्टवर्ल्ड, उसके पास अब लगभग 20 अतिरिक्त धर्म एपर्चर्स थे। उसकी धर्म फोर्स और भी अधिक मजबूत थी और उसकी लाइफ फ्लेम्स और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए उसने एक विनाशकारी प्रहार किया। उसकी मुट्ठी सीधे सीमा लिंग के दाहिने हाथ पर लगी।
एक विशाल धमाका गूंजा, जिससे हार्बर में पानी उबलने लगा और किनारे की मिट्टी कुचल गई। एक विशाल लहर फैल गई, जैसे सीमा लिंग का चेहरा गिर गया और वह अविश्वास के साथ अपनी आंखों में लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। उसने इस संभावना पर भी विचार नहीं किया था कि जू किंग इतनी जल्दी ताकत बढ़ाने में सक्षम होगा। ये ताकत का एक स्तर था जहां तक उसका सवाल था बिल्कुल भी आम नहीं था। फिर भी वह इस बारे में कोई सुराग नहीं ले सकता था कि यह कैसे संभव था। वह केवल जू किंग की लाइफ फ्लेम्स को समझ सकता था, बाकी सब कुछ एक धुंध था। इससे पहले कि सीमा लिंग कुछ और कह पाता, जू किंग उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक रही थीं। उसके दाहिने हाथ के भीतर बैलिफायर का एक खंजर दिखाई दिया, जिसे उसने बुरी तरह से सीमा लिंग के गले की तरफ चलाया। सीमा लिंग की आंखें किलिंग इंटेंट से चमक उठी, जैसे उसने एक दोहरे हाथ की मंत्र मुद्रा बनाई और अपनी छाती पर नीचे धकेल दिया। जैसे जू किंग का खंजर करीब आया, सीमा लिंग ने अपना मुंह खोला और एक गर्जना निकाली। गर्जना में एक अजीबोगरीब ऑरा थी, जिसके कारण सीमा लिंग के चारों ओर एक प्रक्षेपित छवि दिखाई दी। यह एक आंशिक रूप से सड़ा हुआ ग्रू था, जिसने एक फटा हुआ काला रोब पहना था, एक ठंडी ऑरा के साथ स्पंदित हो रहा था जैसे ये जू किंग की तरफ बढ़ा। लगभग ठीक उसी क्षण जू किंग के पैरों के नीचे ब्लैक शैडो फड़क उठा, एक पेड़ के आकार में बदलते हुए, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। इसने अपना मुंह खोला और तीव्रता से सांस ली। ग्रू प्रक्षेपण तुरंत ढह गया। फिर एक काली बिजली का बोल्ट एक तरफ से सीमा लिंग की तरफ चला गया। भौहें चढ़ाते हुए सीमा लिंग पीछे की तरफ उड़ गया और साथ ही स्क्यूअर के रास्ते को रोकने के लिए उसकी तरफ एक नीला तराजू फेंका। जब दोनों वस्तुएं टकराईं, तराजू अनगिनत भूरे धागों के साथ फट पड़ा, जो स्क्यूअर के चारों ओर लपट गए। हालांकि ये स्क्यूअर को कई बिजली के बोल्टों के साथ विस्फोट करने से नहीं रोक सका, जो सीमा लिंग की तरफ जारी रहे। सीमा लिंग रास्ते से हटने वाला था कि जू किंग करीब आया। उसकी दाहिनी मुट्ठी बुरी तरह से आगे बढ़ रही थी, तीव्र एनर्जी के एक समुद्र से घिरी हुई। एक धमाका गूंजा, जैसे सीमा लिंग को फिर से पीछे धकेल दिया गया। उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थी। वह एक जवाबी हमला शुरू करने वाला था कि गोल्डन क्रो की छवि ने उसकी तरफ देखा और गहराई से सांस ली। ये तकनीक, सीमा लिंग फूट पड़ा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने एक और मंत्र मुद्रा बनाई, जिससे उसकी छाती से लंबे बालों का एक समूह फूट पड़ा, जो जल्दी से उसे एक रक्षात्मक ढाल की तरह घेर लिया। एक पल में तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें हवा में भर गई, जैसे सीमा लिंग बालों की ढाल से घिरा हुआ जू किंग द्वारा जमीन पर पटक दिया गया। अपने हाथों में पहल के साथ जू किंग ने एक और प्रहार करने में संकोच नहीं किया। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुट्ठी लग पाती, सीमा लिंग के चारों ओर के बाल अनगिनत तीरों के आकार में बाहर निकल गए, जो जू किंग की तरफ चले गए। धमाके की आवाजें सुनाई दी, जैसे तीरों ने जू किंग को छेद दिया। हालांकि उसने भौहें भी नहीं चढ़ाईं। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह ही थी, जैसे उसने ऊपर पहुंचकर बालों को पकड़ लिया और उन्हें हिंसक रूप से खींच लिया। सीमा लिंग का चेहरा हैरानी से भर गया, जैसे उसे एहसास हुआ कि वह पीछे नहीं हट सकता था। इसके बजाय वह जू किंग की तरफ घसीटा गया। उसकी अभिव्यक्ति दुष्ट हो गई। वह चिल्लाया, जैसे हरे रंग की त्वचा वाले लंबे दांत वाले ग्रू की छवि उसके भीतर से निकली और जू किंग की तरफ बढ़ी। ग्रू को नजरअंदाज करते हुए जू किंग ने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया, फिर बिना एक भी शब्द कहे सीमा लिंग के चेहरे पर सिर मारा। जू किंग इसी तरह लड़ता था। उसकी शैली निर्दयता के साथ आगे बढ़ना था, और यह एक ऐसी चीज थी जिससे पागल कैप्टन भी आशंकित था। एक धमाका गूंजा, जैसे खून सीमा लिंग के चेहरे पर बिखर गया। इस बीच हरे रंग की त्वचा वाला लंबे दांत वाला ग्रू वापस उसके अंदर धकेल दिया गया और अनगिनत बाल ढह गए। सीमा लिंग लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। अंदर वह हैरान था, लेकिन बाहर उसने केवल किलिंग इंटेंट और एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। मैंने तुम्हें कम करके आंका। अच्छी बात है, मैं अभी वार्म अप कर रहा था। सीमा लिंग ने अपना हाथ अपने माथे पर धकेल दिया, जिससे उसके भीतर गड़गड़ाहट की आवाजें भर गईं, जैसे उसकी आंखों में नरकों के सभी ग्रूज गायब हो गए। फिर उसकी पूरी शारीरिक संरचना बदल गई, जैसे उसकी त्वचा पर एक के बाद एक ग्रू का चेहरा दिखाई दिया।
उसके अंदर सी ब्रूस की विशाल संख्या अब उसकी त्वचा से बाहर निकल रही थी और जैसे उनकी ऑरस फैल रही थी, यह ऐसा लग रहा था जैसे वह एनर्जी में घिरी एक पूरी दुनिया था। उसके चारों ओर की हवा गर्मी से लहरा रही थी और विकृत हो रही थी और पास का समुद्री पानी वाष्पित हो गया। जमीन पर दरारें और खांचे फैल गए। शुद्ध शक्ति ने एक तूफान बनाया जो हर जगह बह गया, जिससे नाइट डव ऑपरेटिव्स और वायलेंट क्राइम्स डिवीजन कांस्टेबल्स दोनों ने खून की उल्टी की जैसे वे हैरानी से लड़खड़ा गए। इससे पहले सीमा लिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया था और कुछ डराने वाला दबाव जारी किया था, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हट रहा था और जैसे जो लोग दबाव की चपेट में आए उन्होंने अपनी सोल्स को जलता हुआ महसूस किया। वे बुरी तरह घायल हो गए थे। हर कोई स्तब्ध था। जहां तक फर्स्ट और थर्ड पीक्स के डायरेक्टर्स की बात थी, वे दो फ्लेम कल्टिवेटर्स थे और वे ठीक से जानते थे क्या हो रहा था। असल में वे महसूस कर सकते थे कि उनकी लाइफ फ्लेम्स बुझने के कगार पर लड़खड़ा रही थी। हालांकि दोनों हमेशा जानते थे कि वे सीमा लिंग के समान स्तर पर नहीं थे, वे अभी भी बहुत हैरान थे। केवल सू किंग के चेहरे का भाव पहले जैसा ही था, जैसे उसने विस्फोटक सीमा लिंग को ठंडी नजर से देखा। मुझे तुम्हारी आंखों से नफरत है, सीमा लिंग एक दुष्ट भूत की तरह चिल्लाया। फिर जैसे ही वह हमले में आगे बढ़ने वाला था, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके माध्यम से एक कंपन हुआ। अचानक उसकी त्वचा काली पड़ रही थी और तीव्र दर्द उसके माध्यम से बह गया। ये ब्लैक बीटल्स के कारण हो रहा था। अनगिनत ब्लैक बीटल्स को जू किंग द्वारा अपने हमलों के दौरान मुक्त किया गया था और वे बस सीमा लिंग में घुसने के सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वह मौका पाया जब जू किंग ने कुछ ही क्षण पहले अपनी बौछार जारी की थी। जैसे ही वे अंदर थे, उन्होंने सीमा लिंग के अंगों को लालच से डिवाओ करना शुरू कर दिया, जबकि उसी समय बड़ी मात्रा में मुटजन और अत्यधिक जहरीला जहर छोड़ रहे थे। इस जहर ने सीस्टा चीफ्टन को हैरानी से प्रतिक्रिया करने का कारण बनाया था और सीमा लिंग उस स्तर के करीब भी नहीं था। जैसे उसने हैरानी से प्रतिक्रिया की, क्रूज के चेहरे भी हैरान हो गए। वे तीखी चीख निकालते थे और लगभग फिर से जन्म लेने के कगार पर लग रहे थे, जैसे वे उसके शारीरिक शरीर से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। सीमा लिंग उससे लगभग पागल हो गया था। वह ठीक से जानता था क्या हो रहा था। अचानक उसके शरीर में प्रवेश करने वाले मुटजन की विशाल मात्रा क्रूज पर सील्स को कमजोर कर रही थी और उसे नियंत्रण खोने का कारण बना रही थी। इसके अलावा जारी किया जा रहा जहर उसकी दृष्टि को तैरने का कारण बना रहा था और उसे तेजी से कमजोर कर रहा था। चिल्लाते हुए उसने खून का एक मुंह उगला और अंत में उसकी आंखों में आतंक दिखाई दिया, जैसे वह पीछे हट गया और भागने की तैयारी करने लगा। जू किंग ने एक कदम आगे बढ़ाने और अपना दाहिना हाथ उठाने में संकोच नहीं किया। उसकी एनर्जी फूट पड़ी और एनर्जी का एक समुद्र उसके पीछे से फैल गया, कुचलने वाली शक्ति के साथ सीमा लिंग की तरफ दौड़ रहा था। मदद करो, सीमा लिंग ने आतंक से चिल्लाया। इस बीच आसपास के नाइट डव ऑपरेटिव्स और वायलेंट क्राइम्स कांस्टेबल्स सभी पूर्ण आश्चर्य में जू किंग को देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि जू किंग मजबूत था और उन्होंने अनुमान लगाया था कि सीमा लिंग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करने में उसके पास आत्मविश्वास का एक कारण था। लेकिन उनमें से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह इतनी आसानी से एक 4 फ्लेम चोजन को कुचलने में सक्षम होगा। आखिर हाल के डेज में 7 सेक्ट कोलिशन के कई चोजन ने विभिन्न पहाड़ी चोटियों के हाइनेसेस को चुनौती दी थी और परिणाम ये था कि 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स को लगा जैसे वे अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकते थे। उन्हें मानना पड़ा कि 7 सेक्ट कोलिशन के डिसाइपल्स पूरी तरह से भयानक थे। लेकिन आज चीजें बदल रही थीं। जैसे ही सीमा लिंग मदद के लिए चिल्लाया और ठीक जब जू किंग अपनी अगली चाल चल रहा था, पास से एक ठंडी हंसी गूंजी, शक्तिशाली दबाव की लहरों के साथ। तुम्हारे पास कितनी ढिठाई है। ये सीमा लिंग का डाउ प्रोटेक्टर था जो इस पूरे समय पास की छत पर इंतजार कर रहा था। जू किंग को ठंडी नजर से देखते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम बेकार बेवकूफ, दब जाओ। जू किंग उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसने इस यंग मैन को पहले महसूस किया था और उसने मान लिया था कि वह हस्तक्षेप करेगा। अपना हाथ उठाते हुए और आकाश की तरफ इशारा करते हुए वह पूरी मुठभेड़ के दौरान पहली बार बोला,
वायलेंट क्राइम्स डिवीजन शहर में सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करने के लिए मास्टर 6 के आदेशों के तहत काम कर रहा है, ने अपराधी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। 7 ब्लड आइज कानून की धारा 9 और वायलेंट क्राइम्स डिवीजन विनियमों की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कानून के एक अधिकारी के साथ हस्तक्षेप करता है या एक अपराधी की सहायता करता है, उसे कुचल दिया जाएगा। मैं इसके द्वारा सेक्ट के स्पेल फॉर्मेशन से अनुरोध करता हूं कि कानून को बनाए रखें और इस हस्तक्षेप करने वाले को कुचलें। 7 सेक्ट कोalition के आगंतुक स्पेल फॉर्मेशन को अधिक्रमित करने के योग्य थे। हालांकि वे 7 ब्लड आइज के कानूनों का उल्लंघन करने के योग्य नहीं थे। जब वे आगमन पर स्पेल फॉर्मेशन के माध्यम से गुजरे थे, ये स्पेल फॉर्मेशन था जो उन्हें दोस्तों और सहयोगियों के रूप में स्वीकार कर रहा था। लेकिन दोस्त और सहयोगी भी न्याय के निष्पादन के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। 7 ब्लड आइज में सेक्ट कानून सब कुछ की नींव था। ये डाउ प्रोटेक्टर एक चोजन डिसाइपल से अलग था। उसके पास एक उच्च कल्टिवेशन बेस था, लेकिन उसकी स्थिति वास्तव में कम थी। वह किसी भी एशेलॉन में नहीं था और उसके पास बहुत अधिक अधिकार नहीं था। चोजन से निपटने के लिए 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन का उपयोग करना काम नहीं कर सकता था, लेकिन जू किंग आश्वस्त था कि यह एक डाउ प्रोटेक्टर को संभाल सकता था। इससे भी अधिक, नाइट डव के खिलाफ वायलेंट क्राइम्स डिवीजन की कार्रवाई मास्टर 6 द्वारा अनुमोदित की गई थी और कोई रास्ता नहीं था कि इस डाउ प्रोटेक्टर का अधिकार एक पीकलॉड से आगे निकल सकता था। और इस प्रकार नाइट के माध्यम से एक भावशून्य आवाज गूंजी। निर्णय निष्पादित किया जाएगा।